Welcome my dear viewers. We are going to discuss about contents of linear equation in two variable. इसमें हम लोग सबसे पहले इनके contents को हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे linear equation in two variable। उसके बाद हम लोग जानेंगे solution of linear equation in two variable। उसके बाद हम लोग simultaneous linear equation in two variable के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग जानेंगे solution of a given सिस्टम ऑफ टू सिमुल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है। हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय ग्राफ मेथड। हम लोग उसके बाद जानेंगे सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके बाद हम लोग जानेंगे सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। उसके बाद हम लोग सॉल्विंग ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को हम लोग सीखेंगे। हम लोग उसके बाद सीखेंगे कॉन्सिस्टेंट एंड इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है। हम लोग उसके बाद जानेंगे सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। उसके बाद सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन हैज इन्फिनाइट सॉल्यूशन। फिर उसके बाद इसका ग्राफ पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ इन्फिनाइट सॉल्यूशन। सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, इसको हम लोग जानेंगे। और फिर हम लोग अंत में पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सम प्रॉब्लम। इस चैप्टर के अंदर हम लोग को इतना कंटेंट्स पढ़ना है, तो आइए अब हम लोग चैप्टर की ओर चलें। अब जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखिए कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। देखिए यह नाम से ही क्लियर है कि इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन ऐसा इक्वेशन जिसमें कि दो वेरिएबल लीनियर हो, जिसका इक्वेशन क्या हो, लीनियर हो, और जिसमें क्या हो, दो वेरिएबल हो, तो उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो इसमें हम लोग को समझ जाएंगे, यानी हम लोग समझ गए हैं कि इसमें क्या है कि ऐसा इक्वेशन को पढ़ना है जिसमें कि उसका ग्राफ क्या हो, लीनियर हो, और उसमें क्या हो, दो वेरिएबल की बात कही जाएगी। अब देखिए कि इसमें जब ऐसा हो तो इसका हम लोग एक थोड़ा डिफिनेशन पढ़ें कि क्या किस तरह का हो सकता है। एनी इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ax plus by plus c equals to 0 where a, b and c are real number, a not equals to 0, b not equals to 0। अब देखिए and x and y are two variable is called लीनियर इक्वेशन। हम लोग जान रहे हैं कि इस तरह के फॉर्म को क्या कहा जाएगा, लीनियर इक्वेशन, जिसमें कि ऐसा इक्वेशन जिसमें कि दो वेरिएबल हो। अब देखिए इसमें क्या हो, ए बी और सी ये सभी क्या हो, रियल नंबर हो। तो इस तरह ये ऐसा हो कि ए और बी क्या हो, यह जीरो नहीं हो, क्योंकि जीरो होने से एक्स और वाई में क्या हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। तो इसलिए ये क्या हो, जीरो नहीं हो। तो इस तरह के फॉर्म को हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन। अब आइए अब कुछ एग्जाम्पल की सहायता से इसको समझने का और भी क्लियर करेंगे। यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें कि क्या है 3x + 4y + 2 = 0। इसमें दो वेरिएबल है। अब इसका यह जो है यह पूर्णरूपेण क्या है, यहाँ पे दो वेरिएबल में लिखा गया है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखिए ये दूसरा है, तो इसमें भी क्या है, दो वेरिएबल है और एक्स वाई दो वेरिएबल यहाँ दिया गया है। तो इस तरह से ये भी क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में इसको कह सकते हैं। अब देखिए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन जो है हम लोग किसको कहें, इसको देखना है। यहाँ देखिए जो भी एक्स और वाई को संतुष्ट कर देगा, यानी सेटिस्फाई कर देगा, तो उसको हमको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम लोग सॉल्यूशन। अब देखिए कि यहाँ पे सॉल्यूशन क्या कहें, किसको कहें, उसके लिए हम लोग यहाँ पे जाने
x इक्वल्स टू अल्फ़ा एंड y इक्वल्स टू बीटा, कोई एक अल्फ़ा बीटा जो है कोई नंबर है, तो इसको हम लोग सॉल्यूशन तभी कहेंगे जब इसमें देने के बाद यह क्या हो, RHS यानी 0 के बराबर हो जाए। तो यहाँ भी देखे हैं कि यह क्या किए, इसमें यहाँ पे अल्फ़ा जो है x की जगह पे और बीटा जो है यह y की जगह पे यहाँ पे पुट कर दिए। तो देखते हैं कि जो यहाँ पे वैल्यू देने के बाद यह RHS में जो 0 है वो उसके बराबर हो जाता है। तो हम कहेंगे कि अल्फ़ा और बीटा जो है यह क्या है, इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। तो इसको हम कह सकते हैं अल्फ़ा बीटा आर सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो इसमें अब देखिए x इक्वल टू अगर 2 लेते हैं, x इक्वल टू अगर क्या लेते हैं 1 और y इक्वल टू लेते हैं 2। तो यहाँ देखिए यहाँ अगर इसमें वैल्यू पुट करते हैं 1 इसमें और 2 क्या है इसमें, अगर पुट करें तो 2 1 माइनस 2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो 2 माइनस 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0। ये देखते हैं कि ये 0 के बराबर हो जाता है। तो ये क्या है, इसका सॉल्यूशन है। तो इतना बहुत सारा वैल्यू होगा। अब हम लोग लगभग क्लियर कर चुके हैं कि सॉल्यूशन क्या होगा, यानी कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का सॉल्यूशन क्या होगा, यह बात हम लोग समझ चुके हैं। अब आइए हम लोग आगे डिस्कस करें। अब देखिए अब हम लोग जो बात पे चर्चा करने जा रहे हैं वो है सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। अब जो सिमुल्टेनियस क्या होता है, अब देखिए इसमें जो है एक साथ दो इक्वेशन होगा और उसको हम लोग विचार करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए 2 एग्जाम्पल है जो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अब देखिए इसमें पहला है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। तो ये देखिए दोनों जो है, दोनों को सॉल्व करने के बाद कुछ ऐसा आएगा जो कि दोनों ही इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरह का जो इक्वेशन है तो इसी को कहेंगे हम लोग सिमुल्टेनियस इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। तो इसको देखेंगे अब हम लोग। अब जो 2 इक्वेशन हम लोग के सामने जो है उसको देखिए कि ये वैल्यू जो है सेटिस्फाई कर रहा है। ये वैल्यू जो है, यानी कि वैल्यू कहने का मतलब है x इक्वल टू 3 और y इक्वल्स टू 1। अब देखिए कि इस दोनों ही इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिए अब देखते हैं x इक्वल टू कितना है, इतना है, और 3 माइनस इसमें देते हैं x इक्वल टू अगर 3 माइनस प्लस 1 करते हैं तो इक्वल टू 4। तो ये इसके बराबर हो जाता है। तो x इक्वल टू 3 लेते हैं और y इक्वल टू क्या करते हैं 1 करते हैं, तो ये आ जाता है कितना, 2 आ जाता है। 2 किसके बराबर है, यहाँ के सेकेंड वाला के बराबर है। यानी इस इक्वेशन को भी, दोनों ही इक्वेशन को ये क्या करता है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं देयरफॉर द गिवन इक्वेशन फॉर्म ए सिस्टम ऑफ सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन x एंड y। अब देखिए अब हम लोगों को पढ़ना है सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन सिस्टम ऑफ 2 सिमुल्टेनियस इक्वेशन, यानी कि लीनियर इक्वेशन। अब देखिए कि इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया गया है। अब देखिए यहाँ जो है x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल्स टू 2 इज सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब देखिए यहाँ 2 तरह का इक्वेशन दिया हुआ, ये इक्वेशन दिया हुआ, एक इतना है, अब दूसरा क्या है, इतना है। अब देखिए ये जो है इसका सॉल्यूशन है, कह रहा है यहाँ पे कि यह क्या है, इसका सॉल्यूशन है। अब देखिए इसको चेक करते हैं दोनों में 1 बाय 1 करके। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पुट करते हैं x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 2। किस में करेंगे, पहले वाले में। सबसे पहले पहले वाले में हम लोग पुट कर इसको देखेंगे वैल्यू देके, यानी इसमें कि ये इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। अब देखिए इसको जो है x इक्वल टू 5 और y इक्वल्स टू 2 को हम लोग क्या किए, इसमें हम लोग यहाँ पे पुट किए हैं, यानी x का वैल्यू यहाँ दिए हैं, y का वैल्यू हम लोग यहाँ दिए हैं। तो अब देखिए कि ये LHS ले लिए हैं, LHS इसी को यहाँ से लिया गया, उठा के लिया गया है, जिसमें कि इसका वैल्यू, x का वैल्यू और y का वैल्यू यहाँ पे
पुट कर दिया गया है। अब इसको देखिए कैलकुलेशन के बाद ये कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए। अगर आता है तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, नहीं तो नहीं हो रहा है। तो अब देखिए, अब ये कितना आ गया, तो ये कितना आ जाता है 16। तो 16 ये क्या हो जाएगा, ये RHS के बराबर है। तब हम क्या क्या कर सकते हैं, यह इक्वेशन 1 को जो है ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब देखिए इक्वेशन 2 में क्या कहेंगे, अब देखिए यही वैल्यू क्या करेंगे 2 में पुट करेंगे। तो इसमें भी देखते हैं LHS इसमें पुट किए तो देखते हैं कि इसमें भी क्या आता है 1 आता है, जो इसका क्या है RHS है इक्वेशन 2 का। तो देखते हैं इसको भी क्या कर रहा है, या सेटिस्फाई कर रहा है। तो यह अभी RHS के बराबर है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह जो है यानी x = 5 एंड y = 2 जो है, यह x = 5 y = 2 जो है, यह दोनों वैल्यू को क्या कर दिया गया है, यह दोनों ही इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये वैल्यू जो है क्या है, सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, यानी कि इस ये क्या कर रहा है, दोनों का सॉल्यूशन है। तो इस तरह से हम लोग समझ गए सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ 2 सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो ये क्या होता है हम लोग समझ गए। अब चलिए हम लोग आगे विचार करें। अब देखिए, अब हम लोगों को जो पढ़ना है वो कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। आइए सबसे पहले देखें कि कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, उसके बाद हम लोग दूसरा पढ़ेंगे। अब देखिए कि द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज़ एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन। यह सॉल्यूशन का ही टाइप है। अब देखिए कि कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट 2 टर्म आया। पहला हम लोग कंसिस्टेंट को लेके चलें, दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन से रिलेटेड यह टॉपिक है। तो अब हम लोग सॉल्यूशन जो है उसके अनुसार हम लोग इस इक्वेशन को हम लोग कैटेगराइज एक तरह का किए हैं। अब देखिए कि एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन, ऐसा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसमें कि एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन हो ही, उसको क्या कहेंगे हम लोग, कंसिस्टेंट ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें क्या है कि कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए, कम से कम, अधिक से अधिक 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, यानी इन्फिनाइट भी हो सकता है। तो यानी कि कुछ भी हो जाए तो कम से कम एक सॉल्यूशन अगर है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि यह कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है x + y = 10 x - y = 2। तो दोनों को अगर करेंगे तो इसका सॉल्यूशन भी आता है। x = ये क्या है, x = 6 एंड y = 4 हैव 1 सॉल्यूशन। अब देखिए कि ये क्या है कि x जो है x = 6 y = 4, ये क्या है, ये एक पेयर आया है, तो इसलिए ये क्या है 1 सॉल्यूशन कहलाएगा। तो इसलिए ये क्या है, कम से कम एक सॉल्यूशन दे दिया है, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि यह कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। अब देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल में, यहाँ देखिए दूसरा एग्जाम्पल में क्या है, x + y = 3, इसी में क्या किए हैं 3 मल्टीप्लाई कर दिए। ऐसा जो है इन्फिनाइट पेयर हम लोगों को मिल जाएगा, जिसमें इसमें से हम देखें कि एक पेयर मिला है। इस तरह के इक्वेशन में हम लोगों को इन्फिनाइट पेयर मिल जाएगा, जो कि ये दोनों ही इक्वेशन को क्या कर देगा, सेटिस्फाई कर देगा। तो इस तरह का जो इक्वेशन है, यानी कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट की कैटेगरी में रखा गया है। तो इसलिए कह रहा है यहाँ, हियर x एंड y हैव इन्फिनाइट सॉल्यूशन। अब देखिए ग्राफ ऑफ कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन। जब भी ग्राफ हम लोग कंसिस्टेंट का ड्रॉ करेंगे तो ये देखेंगे यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर एक 2 तरह का होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन जिसका कि ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। यह क्या होगा, इसको समझने की बात है कि यह यूनिक सॉल्यूशन जब भी होगा, यानी कि इस वाले कैटेगरी में, तो इस तरह का यूनिक सॉल्यूशन जब भी होगा तो ये क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। एक इक्वेशन एक पहला इक्वेशन होगा और ये क्या हो गया, दूसरा इक्वेशन होगा।
तो ये देखिए कि दोनों ही इक्वेशन जब भी होगा तो इसको इंटरसेक्ट एक पॉइंट पे करना ही है। तो एक कोई इंटरसेक्ट यानी कि अपने आप में एक क्या करेगा, ये इंटरसेक्ट करेगा और एक कोई भी पॉइंट पे इतना यानी वन कॉमन पॉइंट होगा दोनों लाइन का। तो ये किस कैटेगरी में आता है, ये कॉन्सिस्टेंट की कैटेगरी में आता है, यूनिक सॉल्यूशन में, यानी कि एक सॉल्यूशन में। अब देखिए इन्फिनाइट सॉल्यूशन में जब आएगा तब ये किस तरह का होगा, तो अब देखिए कि यहाँ पे कुछ इस तरह का होगा इन्फिनाइट सॉल्यूशन। अब देखिए इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। अब यहाँ पे यह देखिए कि ये इक्वेशन मतलब कि ये अलग इक्वेशन है, ये अलग इक्वेशन मान लीजिए 1 होगा, तो ये वाला जो मोटा लाइन है ये दूसरा इक्वेशन 2 का होगा। अब देखिए कि ये अलग इक्वेशन होगा, इसका अलग हो, लेकिन दोनों क्या होगा, एक दूसरे पे चढ़ा हुआ रहेगा, ओवरलैप कर जाएगा। तो अब देखिए इस तरह का जो भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा तो इसको किस कैटेगरी में रखा गया है, कंसिस्टेंट तो होगा ही, क्योंकि इसका इन्फिनाइट सॉल्यूशन, कम से कम एक सॉल्यूशन तो है ही इसका, साथ साथ अनेक सॉल्यूशन है, इन इन्फिनाइट सॉल्यूशन है, तो इसको हम लोग कंसिस्टेंट का इन्फिनाइट सॉल्यूशन के कैटेगरी में हम लोग इसको डाल देते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि कंसिस्टेंट जो लीनियर इक्वेशन होगा इसका दो तरह का ग्राफ होगा, एक इस तरह का, एक इस तरह का। तो आइए हम लोग अब दूसरे वाले कैटेगरी इनकॉन्सिस्टेंट पे हम लोग विचार करें। अब आइए हम लोग जानेंगे इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है। द सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज सेड टू बी इनकॉन्सिस्टेंट इफ इट हैज़ नो सॉल्यूशन। यानी ऐसा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी दो अगर हो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन तो उसमें अगर सॉल्यूशन नहीं आए, कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो, तो उसको हम लोग इस कैटेगरी में यानी इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन की कैटेगरी में हम लोग रखते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक इक्वेशन हमारे सामने है, x + y = 5, 3x + 3y = 11। अब इसमें इसको रखा गया है इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन के कैटेगरी में। इट इज क्लियर दैट वी कैन नॉट फाइंड x एंड y। हम लोग क्या कर सकते हैं, x और y को हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं। हैंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकॉन्सिस्टेंट। ग्राफ ऑफ इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन विथ ग्राफ मेथड। अब देखिए हम लोग ग्राफ मेथड से जब करते हैं तो यहाँ पे इस तरह का हमारे सामने आता होगा। अब देखिए इस तरह से किस तरह से आता है, अब देखिए इस तरह का हम लोग का आएगा इस इक्वेशन का ग्राफ। तो ये किस तरह से होगा, यह ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, यह किसी भी तरह से हो, लेकिन यह पैरेलल होगा ही होगा। इसके डिस्टेंस क्या होगा, फिक्स होगा, और यह क्या होगा, अपने आप में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो यानी कहने का मतलब है इसका एक क्या होगा, एक इक्वेशन 1 होगा और ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि यह जो है दो लाइन इस तरह से ड्रॉ होगा लेकिन यह इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो इस तरह को हम लोग इनकॉन्सिस्टेंट की कैटेगरी में रखते हैं। यहाँ L1 और L2 दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा, इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लिए हैं। अब देखिए इस एग्जांपल को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका ग्राफ पेपर पे बनाएंगे। अब देखिए इसको बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एक इक्वेशन करके इसको वेरिएबल को अलग सेपरेट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो लिए है इसको हम लोग क्या करना है, पहला ये इक्वेशन है, इक्वेशन जो हम लोग को दिया गया है इतना। अब देखिए इसको हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे लिखना है, जिसको कि हम लोगों को ग्राफ बनाना है। अब देखिए जब इतना है तब इसको सेपरेट करने के बाद y को तो हम लोग इतना लिख सकते हैं। अब x के जगह पे जब कुछ वैल्यू रखेंगे तो y का भी कुछ वैल्यू आएगा, जिसके अनुसार यह हमारा टेबल बन जाएगा। अब देखिए कि यहाँ पे जो वैल्यू रखा गया है यह क्या है
कि 3 है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा -3 हो जाएगा। तो x के जगह पे जो वैल्यू होगा फिर y फिर आएगा यहाँ पे देखिए कि -3 रखने के बाद ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना -3 इसके प्लेस पे अगर रखा जाए तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस 3 कंडीशन में हम लोग टेबल हम लोग का बनता है। तो इस तरह से हम लोग दूसरा का भी इक्वेशन का भी हम लोग टेबल तैयार करेंगे। अब दूसरा इक्वेशन इस तरह से लिए हैं। अब देखिए कि ये क्या आ जाएगा, फिर इसको सेपरेट करने के बाद y इतना हो जाता है। अब देखिए फिर इसको भी हम लोग क्या किए हैं, एक टेबल बना लिए हैं। अब देखिए कि हम लोगों को ग्राफ पेपर पे हम लोग को पहला पॉइंट ये हो गया है और दूसरा ये हो गया है, तीसरा ये हो गया। इसकी सहायता से हम लोग क्या हो गया, इस इक्वेशन का ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। फिर इसकी सहायता से क्या कर सकते हैं कि ये दूसरा वाला इक्वेशन का हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगा वह इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखते हैं कि यहाँ पे जो है इस तरह से दोनों इक्वेशन का ग्राफ खींचा गया है। अब देखिए ये जो है ये पहले वाले का है और ये दूसरे वाले का, और दोनों जो है यहाँ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो ये जो पॉइंट जो भी है ये क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह से हम ग्राफ पेपर की सहायता से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम लोग इक्वेशन को जो है दूसरे टाइप से सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, 2x + y = 7 एंड 4x - 3y = 0। अब देखिए फ्रॉम पहला मतलब कि फर्स्ट, तो इसको हम लोग क्या किए हैं, पहला इक्वेशन को हम लोग लिए हैं। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग सेपरेट कर लिए हैं। यहाँ इक्वेशन 1 को क्या किए, सेपरेट किए, y को यहाँ पे यहाँ हो गया। अब देखिए ये y का वैल्यू जो है दूसरा इक्वेशन में हम लोग पुट किए, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको पकड़ के पूरे रख देंगे। तो ये पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, x में आ जाएगा। तो इसको रखने के बाद इसमें लिखेंगे क्या, सब्स्टिट्यूट इतना इन इक्वेशन 2, तो इसको क्या हो जाएगा, इस तरह से ये इतना हो जाएगा। तो अब हम फिर इसको क्या करेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे कैलकुलेशन के बाद। अब देखिए x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जब x का वैल्यू 2 आ गया तो इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 1 या 2 में किसी में भी हम लोग बैठा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, सब्स्टिट्यूट x = 2 इन इक्वेशन 1। तो जैसे ही हम लोग पुट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, वैल्यू y = आ जाएगा 3। तो हम लोग कह सकते हैं हेंस सॉल्यूशन इज x = 2, y = 3। अभी हम थोड़ी देर पहले हम लोग सीखे हैं ग्राफ मेथड की सहायता से इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। दो इक्वेशन हो तो उसमें एक्स वाई का वैल्यू कैसे निकालेंगे। उसी तरह फिर हम सीखे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा हम लोग इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें और वेरिएबल का वैल्यू कैसे निकालें। अब देखिए अब हम लोग एक नया प्रकार का मेथड सीखेंगे जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। अब देखिए एलिमिनेशन मेथड की सहायता से हम लोग कैसे इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। अब देखिए एलिमिनेशन मेथड की सहायता से हम लोग जो सॉल्व करेंगे वह यहाँ दिया गया है एलिमिनेशन मेथड। इसमें नाम से थोड़ा सा क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे क्या है, किसी को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो वह क्या किस तरह से एलिमिनेट करेंगे या क्या है, और आइए हम इसमें देखें। यहाँ देखिए एग्जाम्पल में हम क्या लिए हैं, एक इक्वेशन लिए हैं। अब फिर देखिए एक दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं। अब इसको क्या करना है, एक वेरिएबल को क्या करना है, इसमें एलिमिनेट करना है। देखिए कि ये कैसे एलिमिनेट हम लोग करते हैं, थोड़ा सा इस पर थोड़ा चर्चा करें। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ 3x है, यहाँ पे क्या है 2x है। अब देखिए कि इस पर कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करें कि ये दोनों क्या हो जाए,
बराबर हो जाए। जैसे ही बराबर हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, एक को क्या कर सकते हैं हम कैंसिल कर सकते हैं। अगर इसमें दूसरा को सबट्रैक्ट यानी घटा दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह हम लोग y को भी एलिमिनेट करवा सकते हैं। अब देखिए कि ये क्या है 2y है और यहाँ क्या है 3y है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर एक को दूसरे में जोड़ दें या घटा दें तो ये क्या हो सकता है, ये खत्म हो सकता है। तो इस तरह से पूरे इक्वेशन को इस तरह करके फिर इसमें क्या करेंगे, फिर दोनों में क्या कर सकते हैं, समान चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं बोथ साइड। इसमें क्या कर सकते हैं, डिवीजन कुछ भी कर सकते हैं, जो कि जैसा कि हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं। अब देखिए कि इसमें जो करना है एलिमिनेशन मेथड को कैसे निकालेंगे। अब आइए कोई एक वेरिएबल को यहाँ पे ख़त्म करके हम लोग सीखें कि एलिमिनेशन का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है एलिमिनेशन, यहाँ क्या लिखा गया है, मल्टीप्लाइंग 1, मतलब इक्वेशन 1 में क्या किए हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। इधर भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और देखिए इसी को हम लोग, इसको हम लोग मेकअप करने के लिए हम लोग क्या किए, 2 में क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई, इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखना है कि इस पर क्या प्रभाव पड़ा 3 से मल्टीप्लाई करने का। अब देखिए इसमें क्या क्या पहला इक्वेशन में हम लोग क्या किए हैं कि इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देने के बाद यह कुछ ऐसा हो जाता है। अब इसमें भी क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए ये 2 से फिर मल्टीप्लाई होने के बाद यह कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद यह क्या हो जाता है, यह कुछ इस तरह से हो जाता है। तो अब हम क्या कर देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ सिमिलर बात देखने के लिए हमें मिलेगा कि यहाँ क्या हो गया, ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। अब देखिए कि दोनों को ऐड कर देना है बहुत, यानी कि इसको हम लोग करने के बाद ये दोनों इक्वेशन को क्या करना है, ऐड कर देना है। जब ऐड करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हम लोग इसको एक को एलिमिनेट करने के लिए सबट्रैक्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जो करना है वह क्या करना है, एडिशन करना है, ताकि एक जो वेरिएबल है यानी कि 6y, इधर भी 6y है, इसको यह क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एडिशन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ऐड का प्रयोग किया गया। अब देखिए कि ये दोनों क्या हो जाएगा, एडिशन करने के बाद ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम लोग एडिशन करने के बाद कुछ इस तरह से हम लोगों को दिखेगा। 8, 3 और 4 को तरह से इसको ऐड कर, ये फाइनली हम लोगों के पास क्या हो जाता है, 13x = 26। अब x को अगर सेपरेट करें तो ये क्या हो जाएगा, x = 2। अब देखिए हम लोग जो x का वैल्यू निकाले हैं उसको इक्वेशन 1 में क्या कर दिए, बैठा देंगे, तो इसको कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब इसको जो है y का वैल्यू हम लोग सेपरेट कर लेंगे, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, सेपरेट कर लेंगे y का वैल्यू। अब तो y = कितना हो जाएगा, -1। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करके हम लोग x = 2 और y = -1 का भी वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं। अब देखिए कि x का भी वैल्यू और y का भी वैल्यू हम लोग क्या किए हैं, निकाल चुके हैं। अभी तक अब हम लोगों ने इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारा तरीका सीखा, जिसमें से था ग्राफ मेथड, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। अब हम लोग जो सीखने वाले हैं वो है मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का प्रयोग करके हम लोग इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, वो हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। अब इसके पे सॉल्व करने से पहले हम छोटा सा एक थोड़ा प्रूफ करें, फिर उस प्रूफ की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए भी सीखेंगे। अब देखिए, इफ द सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन, यहाँ दिया हुआ है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 दिया हुआ है और हम लोगों को प्रूफ करना है इतना। अब देखिए ये प्रूफ करना है और सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो हम लोगों को इतना दिया गया है, यह दिया गया है। इसकी सहायता से अब हम लोग क्या करेंगे, इतना। अब देखिए इसको क्या करेंगे, अब एलिमिनेशन मेथड की सहायता से x y का वैल्यू निकालेंगे या इसको इस तरह में अरेंज करेंगे। अब यहाँ देखिए इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को b2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को b1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद 2 को घटाना है 1 में। अब देखिए इस तरह से अगर करने के बाद ये y वाला टर्म कैंसिल हो जाता है और ये क्या हो जाता है, इतना।
अब देखिए कि ये y वाला जब टर्म कैंसिल हो जाता है तो ये आ गया इतना। अब इसको हम लोग अरेंज करके क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब देखिए x वाले अब हम लोग को करना है कि x वाला जो टर्म है उसको क्या करना है, हम लोग को कैंसिल करवाना है, और इस वाले टर्म को हम लोग को क्या करना है, कैंसिल करवाना है, और y वाले टर्म को हम लोग को लेके चलना है। इसके लिए हम लोग क्या किए, इक्वेशन 2 में क्या a1 से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन 1 में a2 से, तो सब्सट्रैक्ट 1 में 2 को कर दिए, तो इस तरह से हमारे सामने आ जाता है। तो इसको हम लोग इस तरह से अरेंज करके लिख सकते हैं। अब देखते हैं इसमें कुछ दो इक्वेशन 1 और 2 में कुछ सिमिलरिटी है, कि सिमिलरिटी क्या है, यहाँ भी उतना ही है, ये इतना, और यहाँ भी क्या है, उतना ही है। तो ये दोनों इक्वेशन 1 और 2 क्या हो गया, दोनों एक तरह का इक्वल हो गया। अब इसको हम लोग फाइनली लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, तो इसको इतना लिख सकते हैं। अब देखिए कि इसको हम लोगों को अगर याद रखना हो तो इसको कैसे याद रखेंगे। अब देखिए कि इसको ट्रिक है इसको याद रखने के लिए। अब यहाँ देखिए कि इसको हम लोग ले लेते हैं, एक जो हम लोग इक्वेशन था हमारा, तो वह कुछ इस प्रकार का था। अब हम लोग को इसको क्या करना है, एक अलग अलग करके इसको एक ट्रिक फॉर्म में इसको हम लोग देखेंगे। अब यहाँ देखिए इसको जो है इतना हम x यहाँ पे लेते हैं। अगर हम यहाँ इसको ट्रिक को समझना है कि ये ट्रिक क्या है, अगर x को हम लोग समझते हैं, यहाँ लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको ये वाले टर्म को हटा देना है। अब देखिए इसको हटाने का क्या मतलब है, इसको हटाने का मतलब है कि ये जो है x वाले टर्म को, ये b वाला और c वाला टर्म को यहाँ पे रख दिए हैं, ये b1 b2, यहाँ क्या कर दिए हैं c1 c2। इसलिए y वाला जब लेते हैं तो ये वाला टर्म को क्या करना, हटा देना। यहाँ क्या कर दिए, a इसको जैसे कि तैसे यहाँ रख दिए, और उसको c1 इसको क्या कर दिए, फिर इसको b को यहाँ ला के रख देते हैं। देखिए फिर इसको देखेंगे कि यहाँ जो रखे हैं, पहले b1 b2 इसको रखे हैं, इसको यहाँ रखे, फिर इसको क्या किए, इसको यहाँ रखे, फिर सी के बाद a का नंबर आएगा, a फिर क्या किए, यहाँ रखे, और उसके बाद क्या किए, फिर b1 का इसका नंबर आया तो b1 को भी यहाँ रख दिए। अब इसको यहाँ पे रखने के बाद इसको जो फिर लिखना है, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, वो कुछ इस प्रकार लिखना है। अब देखिए सारे के सारे कैसे लिखना है, एरो के अनुसार। अब देखिए b1 क्या है, b1 c2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब इसमें जो है इसको जो लिखेंगे ये माइनस करके लिखेंगे, ये इतना हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर माइनस ये वाला क्लियर हो गया, फिर इसको इसके मल्टीप्लाई, फिर इसको माइनस में लिखेंगे, तो ये वाला भी क्लियर हो गया। अब देखिए कि तीसरा में जो है वो कांस्टेंट वाला है। अब देखिए कि कांस्टेंट को कैसे लिखेंगे, तो ये वाला जो है फिर a1 b1 b2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए फिर इतना, फिर माइनस में इतना को लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। यह याद रखने का ये एक ट्रिक है, इसको हम लोग यूज 2-3 बार करेंगे तो यह अपने आप याद हो जाएगा। अभी हम लोग जो फॉर्मूला प्रूफ किए उसकी सहायता से अब यहाँ पे एक एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। अब देखिए इस एग्जांपल में इतना दिया हुआ है। अब देखिए इस एवब एग्जांपल को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग अरेंज कर सकते हैं। तो अब देखिए कि इसको हम लोग फिर फाइनली इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, जैसा कि हम लोग डायग्राम में सीखे थे। तो अब देखिए कि यहाँ क्या है, इसको x वाले टर्म को लिख रहे हैं, इसको हम लोग यहाँ पे अरेंज किए हैं, फिर इसको क्या किए हैं यहाँ पे, फिर ये वाला टर्म क्या है इस यहाँ पे लिख दिए, फिर क्या है ये वाला टर्म क्या है यहाँ पे लिख दिए हैं। अब देखिए इस ट्रिक के अनुसार जो लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ लिख दिए, और फिर क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करवाना है इसको, तो इसको इतना लिख दिए। अब देखिए फिर इसको इस तरह से, फिर इसको इस तरह से, यहाँ जिस तरह से एरो लगा हुआ है उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको अरेंजिंग वे में, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे फाइनली लिख लेते हैं। अब इसको कैलकुलेशन करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, फिर x का वैल्यू, x और y का वैल्यू इसको निकालना है। फिर इसको इतना लिख सकते हैं, फिर क्या कर सकते हैं, इसको आगे चल के इतना लिख सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, x का वैल्यू हम लोग इतना लिख सकते हैं, जो ये इसको अगर हम लोग बराबर करते हैं, ये कितना हुआ, इतना हुआ, और इसको अगर इसके बराबर हो जाता है तो ये क्या होता है, हम लोग फाइनली x को
इसको इधर शिफ्ट करते हैं तो ये क्या हो जाता है, x इक्वल टू हो जाता है -52/-30। तो इसको कैंसिल करने के बाद ये कितना हो जाता है, 4। इसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, y का वैल्यू निकाल सकते हैं। इस तरह से हम लोग जो वैल्यू निकाले x इक्वल टू 4, y इक्वल्स टू 3। तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का प्रयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कंडीशन पढ़ेंगे, किस परिस्थिति में वह सॉल्व हो सकता है, किस परिस्थिति में नहीं। तो उसका कंडीशन क्या होता है हम लोग तो पहले भी पढ़ चुके हैं, कभी सॉल्व होता है कभी नहीं होता, लेकिन उसका कंडीशन क्या है उसको हम लोग यहाँ पे निकालने का कोशिश करेंगे। अब देखिए कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिए हैं जो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब देखिए कि यहाँ पे क्या है, सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के केस में जब भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा और यूनिक केस के केस में ये क्या हो जाएगा, यह इतना हो जाएगा, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो इस तरह से हो सकता है। तो हम कहेंगे कि ये क्या हो गया, कंसिस्टेंट, यानी कि इस तरह से। अब इसको हम लोग कैसे दिखाएं कि ये इस तरह होता है। हम लोग जानते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इतना होगा, अगर इक्वेशन इतना दिया हुआ हो तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इतना लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं, इसको इतना लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से लिखा गया है इस इक्वेशन को। अब हम लोग फिर क्या करते हैं, इसको आगे अगर कैलकुलेट करने के बाद x और y का वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो इस तरह से x और y का वैल्यू को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। और हम यहाँ जान रहे हैं कि ये वैल्यू जो है, जो कि इतना लिखा गया है, ये वैल्यू और ये वैल्यू यहाँ से लिया गया है ये। तो अब देखिए कि ये जो है कभी नेगेटिव नहीं, मतलब जीरो नहीं हो सकता है। अगर ये जीरो नहीं होता है तो हम इसको लिख सकते हैं फाइनली कि ये क्या होगा, जीरो नहीं होगा। तो इसको क्या कर दें, इतना इक्वल नॉट इक्वल्स टू जीरो लिखेंगे, फिर इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि ये जो हम चाह रहे थे ये निकालना, तो वो आ गया है। इसको हम लोग इतना करके इतना निकाल सकते हैं। तो यही कंडीशन क्या है, यूनिक सॉल्यूशन में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। देखिए अब इसको हम एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, इसको हम लोगों को इसको टेस्ट करना है कि ये यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं है, चेक करना है। तो अब देखिए कि इसमें सारे मतलब कि a1 a2 b1 b2 को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो इस तरह इतना हो गया। अब हम फिर चेक करते हैं। अब जो है a1/a2 इक्वल्स टू इतना 2/3 आ गया, और b1/b2 इक्वल्स टू 3/-2 आ गया। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये दोनों इक्वल नहीं है, देयरफॉर गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। इस तरह से यहाँ पे चेक हो गया है कि यह इक्वेशन जो है यह यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, यानी कि इसका जो हम सॉल्यूशन करेंगे, एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे तो एक्स का भी एक वैल्यू निकलेगा और वाई का भी एक वैल्यू निकलेगा। अगर इस तरह के इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो वो एक पॉइंट पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट यानी कट करेगा। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ ड्रॉ करके भी हम लोग जान सकते थे। और अगर हम लोग अलजेब्रिक मेथड से प्रयोग करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह का टेस्ट करेंगे। अगर ये हो गया तो ये क्या हो गया, एक पॉइंट पे ये क्या कर रहा है, करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। अब देखिए सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन हैज इन्फिनाइट सॉल्यूशन। अब देखिए इन्फिनाइट सॉल्यूशन के लिए कंडीशन है a1/a2 b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तो ये सभी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये अलजेब्रिक मेथड से इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, चेक कर सकते हैं। ये चेक कर सकते हैं ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है। अब देखिए कि यहाँ एक एग्जाम्पल लिया गया है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर दूसरा इक्वेशन है, इसको ऐसे अरेंज कर लेंगे।
अब देखिए कि यहाँ क्या है, a1/a2 निकालेंगे, फिर 1/2 निकला है, फिर b1/b2 निकालेंगे, इसको भी 1/2 निकला है, और c1/c2 निकालते हैं, यह भी क्या किया 1/2 निकलता है। तो इस तरह से हम लोग क्या समझ जाते हैं कि यह जो है a1/a2 है, b1/b2, c1/c2, यानी कि इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये क्या हो गया, यह इन्फिनाइट सॉल्यूशन देगा। तो ये क्या हो गया, कॉन्सिस्टेंट में ही आता है, लेकिन ये इन्फिनाइट सॉल्यूशन देगा। कॉन्सिस्टेंट का एक था कि हम लोग के एक यूनिक सॉल्यूशन, एक है इन्फिनाइट सॉल्यूशन, तो ये इन्फिनाइट सॉल्यूशन के कैटेगरी में आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ इन्फिनाइट सॉल्यूशन। तो इस तरह का जो इक्वेशन है, तो उसको अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें तो ये आएगा, ओवरलैप कर जाएगा, एक लाइन आएगा, फिर उसी पे ये दूसरा लाइन आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्राफ मेथड से भी पता कर सकते हैं, जो कि इसको तो पहले ही पता कर चुके थे हम लोग। अब आइए हम लोग आगे इनकॉन्सिस्टेंट पे चर्चा करें। अब देखते हैं, सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, यानी दूसरे शब्द हम कहें तो इनकॉन्सिस्टेंट। ऐसा लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसमें कि क्या हो, वह इंटरसेक्ट ही नहीं करे, उसका लाइन जो है, पेयर जो है दोनों, वो क्या हो जाए, एक पैरेलल हो जाए। तो आइए उसको एल्जेब्रिक मेथड से इस तरह से हम लोग इस तरह से दो इक्वेशन ले लेते हैं, इस तरह से देखते हैं। अब देखिए इसको इसके कंपेरिजन करेंगे तो इतना लिख सकते हैं, a1 इतना, a1 b1 c1, a2 b2 c2। इसको हम के a1/a2 निकालेंगे तो इतना आया, c1/c2 निकालते हैं तो 1/3 आता है, b1/b2, c1/c2 निकालते हैं तो 11/7 आता है। तो यहाँ देखते हैं कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 तो है, लेकिन c1 के यह इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, इनकॉन्सिस्टेंट है, इसका कि कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। फाइनली हम लोग इसको कह सकते हैं, हैंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। तो आइए इसको क्या है, ग्राफ पे हम लोग विचार करें, ग्राफ ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इस तरह का जो ग्राफ है, तो ये पैरेलल हो जाएगा, या इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इस तरह का ये जो ग्राफ है, इनकॉन्सिस्टेंट कंडीशन में ये ऐसा होगा। अब तक जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करने का जो तरीका था, हम लोग अभी तक बहुत टाइप का हम लोग पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे ग्राफ मेथड, उसके बाद हम लोग पढ़े थे सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग पढ़े, उसके बाद हम लोग यूनिक सॉल्यूशन सीखे, उसके बाद क्या इन्फिनाइट सॉल्यूशन क्या होता है, उसका क्या कंडीशन है, फिर हम लोग नो सॉल्यूशन भी पढ़े, फिर उसका क्या कंडीशन है उसको पढ़े। इतना हम लोग सीख चुके हैं। अब आइए अब कुछ आगे की बातों को हम लोग बढ़ाएं और उस पर चर्चा करके विशेष बातों को सीखने की कोशिश करें। अभी तक जो हम लोग अभी पढ़े हैं, तो उस पे बेस्ड कुछ हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे। अब देखिए कि पहले इस प्रॉब्लम पे हम लोग विचार करें। यह कह रहा है 36 पेन एंड 24 पेंसिल कॉस्ट 702 while 24 pen and 36 pencil cost 558. Find the cost of a pen and that of a pencil, यानी कि एक पेन का कॉस्ट निकालना है और एक पेंसिल का कॉस्ट निकालना है। अब देखिए हम लोग स्टार्टिंग में हम लोग डिक्लेयर करेंगे सबसे पहले, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच पेन बी RS X एंड कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल बी Y। यानी कि यहाँ कहने का मतलब है कि एक पेन का जो कॉस्ट है वो हम कहते हैं कि X रुपया है, और एक पेंसिल का कॉस्ट जो है वह कितना है, Y रुपया है। अब देखिए यहाँ जिस तरह से हम डिक्लेयर किए हैं उसके अनुसार यहाँ पे हम लोग करते हैं, तो 36 इंटू एक्स, यहाँ 36 पेन है और इतना है, और देखिए कि 24 पेंसिल है।
अगर ये दोनों को x है, इसका एक का कॉस्ट अगर इतना है तो 36 का कॉस्ट 36 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए, अब इसमें क्या कहेंगे हम लोग कि इसमें 24y, अब देखिए एक पेन का जितना कॉस्ट है 24 का मल्टीप्लाई कर दिए तो वो हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये दोनों का जो कॉस्ट है यही दोनों इतना हो गया, और यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन में ये दोनों का कॉस्ट कितना है 702। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये दोनों का कॉस्ट कितना हो गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये कितना हो गया इक्वल्स टू लिख सकते हैं 702। उसी तरह से दूसरा सेगमेंट में कह रहा है 24 पेन एंड 36 पेंसिल है जिसका कॉस्ट है 558 रुपीज़। तो इसको हम लोग इस तरह से भी यहाँ इक्वेशन 1 किया और दूसरा इक्वेशन में हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको देखिए, अब प्रश्न रहा अब इसको सॉल्व करने का, जो सॉल्व करने का जो प्रोसेस है वही है जो कि पहले हम लोग सीखे थे। अब हम लोग सबसे पहले क्या किए, इसको एक स्पेशल रूप से थोड़ा हम लोग सॉल्व करें। दोनों को क्या करेंगे ऐड कर दिए, तो ऐड करने के बाद कितना हो जाता है, या इतना हो जाता है। फिर आगे इसको प्रोसेस करें तो यह इतना हो जाएगा। अब देखिए कि इसको हम लोग फिर से क्लियर कर आगे बढ़ाएं तो इसको क्या हो जाएगा x + y इक्वल्स टू 21। तो इस तरह से इतना हो गया। अब देखिए एक को दो में अगर सब्सट्रैक्ट करें तो अब देखिए तो क्या होगा हमारा नज़र, तो कुछ इस तरह का होगा। अब फिर देखिए तो 12 को क्या करें कॉमन ले लेंगे तो यहाँ होगा जाएगा इस तरह से। अब आगे क्या हो जाएगा x - y इक्वल्स टू 12। अब ये इतना हो जाएगा। अब देखें अब ये कितना हो जाएगा 3 और 4 दोनों को सॉल्व करने के बाद हम लोग पाते, उसके लिए हम सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा 3 और 4 को क्या करना जोड़ना पड़ेगा। अब जोड़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि 2x = 33 आता है। यहाँ 2x = 33। तो अब हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। x का वैल्यू 16.50 अब इतना आ गया। अब देखते हैं हम लोग फिर क्या करेंगे, y का वैल्यू हम लोग निकालने के लिए पुट करेंगे x का वैल्यू इक्वेशन 3 में, या किसी और में भी पुट कर सकते हैं। तो ये इस तरह का आ गया। तो इस तरह से y का भी वैल्यू हम लोग के सामने आ जाता है। अब देखिए अब हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे y का भी वैल्यू हम लोग निकाल लिए और यहाँ पे x का भी वैल्यू हम लोग निकाल लिए। तो ये x जो है ये क्या है, एक पेंसिल का एक पेन का कॉस्ट है, और y जो है ये क्या है एक पेंसिल का कॉस्ट है। तो इस तरह से हम लोग क्या किए कि एक पेन और एक पेंसिल का हम लोग कॉस्ट निकाल चुके हैं यहाँ पे। तो हम लोगों को जो निकालना था तो वह क्या निकालना था, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए पेन एंड ए पेंसिल। अब आइए अब अगले प्रॉब्लम पे हम लोग विचार करें। अब देखिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम में दिमाग लगाएंगे। अब इस प्रॉब्लम में कह रहा है कि द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियो 8:7 एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन रेशियो 19:16। अब देखिए इतना है, इफ ईच सेव 5,000 per month, find the monthly income of each। अभी देखिए इस प्रॉब्लम में कह रहा है कि ये जो है इनकम क्या है, इसमें क्या है कि प्रत्येक का क्या करना है इनकम हम लोगों को निकालना है। तो अब देखिए कि हम लोग इनकम कैसे निकालें, इसके लिए हम लोग को कुछ प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि रेशियो पार्ट कितना होगा कि x है, तो इसका इनकम कितना हो जाएगा, मंथली इनकम ए और बी का हो जाएगा 8x एंड 7x। इसका क्या हो जाएगा, रेशियो पार्ट हम x मान लेते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा 8x ये हो गया, 7x ये क्या है दोनों का रेशियो है। अगर ये 8x होगा तो ये क्या हो जाएगा 7x होगा। ठीक उसी प्रकार क्या करते हैं, अब हम लोग एक्सपेंडिचर का रेशियो पार्ट को हम क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं। तो एक्सपेंडिचर ऑफ ए कितना हो जाएगा 19y, और एक्सपेंडिचर ऑफ यानी कि वो जो खर्च करता है
वह कितना हो जाएगा 19y और 16y। तो दोनों इतना, अब देखिए दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो दोनों का डिफरेंस जो है यह दिया हुआ है कि यह जो सेव जो दोनों करता है तो वह कितना करता है, इतना करता है। तो यानी इतना में अगर इतना घटा दिया जाए तो अगर हमारे पास एक्सपेंडिचर कम होगा तभी तो बचत सेव होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ये इसमें घटाने के बाद 5000 आना ही आना है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, दोनों यहाँ कह रहा है कि ये क्या कर रहा है, ईच दोनों क्या कर रहा है, सेव कर रहा है, यानी बचाता है 5000 रुपया। तो दोनों ही कंडीशन में उतना ही 5000 ही है। तो इस तरह हम लोग इतना कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करना है, अब एलिमिनेशन मेथड से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखिए इक्वेशन 1 में 16 मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 में 19। अब देखिए सब्सट्रैक्ट करेंगे 2 और फ्रॉम 1 में। अब इस तरह से करने के बाद इस तरह इतना हो जाता है। अब इसको ये क्या होता है, कैलकुलेशन करने के बाद अब हम लोग पाते हैं कि ये इतना हो गया। अब इसको हम लोग को क्या करना है, एक्स को सेपरेट करना है और एक्स का आ गया 3000 वैल्यू। अब देखिए कि मंथली इनकम ऑफ ए कितना हो जाएगा, मंथली इनकम ऑफ ए, तो ये हम लोग जान रहे हैं कि इतना डिक्लेयर किए हैं, तो ये कितना हो जाएगा, इस तरह से इतना, तो ये इतना रुपया हो गया। अब उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, मंथली इनकम ऑफ बी निकालें। तो मंथली इनकम ऑफ बी कितना हो जाएगा 7x, तो इस तरह इतना हो जाता है फाइनल। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें। द सम ऑफ टू नंबर इज 1000 एंड डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर इज 2,60,000, फाइंड नंबर। अब देखिए इतना हम लोग के पास डाटा है, इसके अनुसार हम लोगों को क्या करना है, मेन नंबर को निकालना है। यहाँ कह रहा है कि दो नंबर का जो है सम है कितना है 1000 है, और डिफरेंस जो है उसके स्क्वायर का अगर डिफरेंस किया जाए तो 2,60,000 के लगभग में 2,60,000 आएगा उसका डिफरेंस। तो आइए हम लोग सबसे पहले डिक्लेयर करें कि वह नंबर क्या है। सबसे पहले हम लोग डिक्लेयर करते हैं, लेट द लार्जर नंबर बी एक्स एंड स्मॉलर नंबर वाई। तो हम लोग जब लार्जर नंबर इतना है तो दोनों का सम कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हो जाएगा 1000। तो 1000 क्या हो जाएगा हमारा, ये दोनों का सम। तो अब देखिए ये इक्वेशन 1 से हो गया। अब दोनों का डिफरेंस कितना होगा, स्क्वायर का डिफरेंस। अब देखिए दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस इतना हो जाएगा, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं हम लोग, डिवाइडिंग 2 बाय 1, यानी इक्वेशन 2 में जो है 1 से डिवाइड हम लोग करते हैं, तो ये इतना हो जाएगा। और आगे इसको कैलकुलेशन करने के बाद ये इस तरह का हो जाता है। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 260, ये तीसरा इक्वेशन मान लेते हैं हम लोग। अब 1 और 2 यहाँ पे देखिए, 1 इक्वेशन 1 यहाँ है और इक्वेशन 3 यहाँ है। अब देखिए ये दोनों में है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे जिससे कि आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए इक्वेशन 1 और 3 को क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद हम लोग पाते हैं कि यह इतना हो जाता है। तो यह इतना हो गया, तो यहाँ देखिए कि x y क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये कि दोनों को करके कितना हो जाएगा, इतना। अब देखिए कि x का वैल्यू क्या, x का वैल्यू हो जाएगा 630। अब देखें इसको हम लोग x की सहायता, x का वैल्यू जो है हम लोग इक्वेशन में बैठा के हम लोग y का मान निकालें। देयरफॉर फ्रॉम 1, अब देखिए 1 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इतना। इक्वेशन 1 से ही हम लोग इतना को, अब देखिए इतना लिखे हैं, इस तरह से हम लोग का इसको सबट्रैक्ट करते हैं तो 370 आ जाता है इसका y का वैल्यू। अब यहाँ पे देखते हैं हमारा वैल्यू जो है आ गया है, x का इतना आ गया है और y का आ गया है इतना। तो ये x को हम लोग डिक्लेयर किए थे कि ये लार्जर नंबर है, लार्जेस्ट नंबर है। तो अब हम क्या हो गया, दूसरा नंबर आ गया इतना, जो कि y के वैल्यू में है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस तरह से हम लोग आंसर पे हम लोग पहुंच गए हैं। इस तरह से अब ये इस नंबर के आंसर को हम लोग निकाल चुके हैं। अब यहाँ जो हम लोग क्वेश्चन किए या जो है इस चैप्टर के जो भी प्रयोग हुए
मतलब जो थ्योरी का है ये एप्लीकेशन है उसका, जो भी हम लोग सीखे उसका इस प्रॉब्लम में प्रयोग कर सके। इस तरह से हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम में हम अपने कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं।